हेलो एवरीवन। इस क्लास में इस वीडियो लेक्चर में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ये दो चुंबकीय लोहे के टुकड़े के बीच आकर्षण या प्रत्याकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन पर निर्भर करता है। ठीक है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये दो मैग्नेटिक आयरन पीसेस के अट्रैक्शन या रिपल्सन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा है, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम इसके बनाए गए हैं। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डायग्राम का बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेशनरी कॉइल इन विच करेंट आई दैट इज टू बी मेजर्ड इज पास्ड। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट में स्टेशनरी कॉइल लगी होती है। ठीक है, जिसमें से मेजर की जाने वाले करंट को फ्लो किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉइल लगी होती है। यहाँ पर कॉइल को लपेट देते हैं, जो कि हमारे इंसुलेटेड वायर होती है, जो कि कॉइल के रूप में उसको लपेट दिया जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम, सेकंड देखेंगे आप इसके कंस्ट्रक्शन में कि अ पीस ऑफ अनमैग्नेटाइज्ड सॉफ्ट आयरन विच इज ओवल इन शेप इज माउंटेड रिजिडली ऑन द स्पिंडल। ठीक है, इसमें एक नॉन मैग्नेटाइज्ड या अनमैग्नेटाइज्ड अचुंबकीय सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओवल शेप का या अंडाकार के आकार का होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, जो कि स्पिंडल के साथ में मजबूती के साथ में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, दिस सॉफ्ट आयरन पीस इज फ्री टू मूव अबाउट द स्पिंडल एंड अलॉन्ग विद द स्पिंडल। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन जो है स्पिंडल के साथ इस प्रकार से जुड़ा होता है कि ये स्पिंडल के अलॉन्ग आसानी से मूव कर सके। ठीक है, इट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द स्टेशनरी कॉइल एज सोन इन फिगर। तो ये जैसे कि स्टेशनरी कॉइल यहाँ पर इसके नंबर ऑफ टर्न्स लिपटे हुए होते हैं, और इसी के पास में ये सॉफ्ट आयरन का पीस लगा होता है। ठीक है, जो कि स्पिंडल के अलॉन्ग मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा देखेंगे आप इसका कंस्ट्रक्शन में, तो बताया गया कि अ पॉइंटर इज फिक्स्ड ऑन द स्पिंडल। पॉइंटर को स्पिंडल के साथ में फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर स्पिंडल होता है, स्पिंडल के साथ में इस पॉइंटर को फिक्स कर दिए हैं, और यहाँ पर स्केल होती है, जहाँ पर जो हमारा पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होकर वैल्यू को शो करता है, या मेजर की जाने वाली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को शो करने का काम करता है। तो देखिए, हम इस डायग्राम से इसके कुछ कंस्ट्रक्शन को और भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इसमें हम एक सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे स्पिंडल के अलॉन्ग फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, जो स्पिंडल के अलॉन्ग आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ पर एक स्टेशनरी कॉइल, एक स्थिर कॉइल को फिक्स किया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉइल दिखाई दे रही है, ये कॉइल फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, और कॉइल के पास में ही सॉफ्ट आयरन के पीस को, जो कि अंडाकार ओवल शेप में होता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर बैलेंस वेट एक होता है और एक कंट्रोल वेट होता है। एक कंट्रोल प्रदान करता है हमारे पॉइंटर को, और एक बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है। जो इसमें आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे एयर डैम्पिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में एयर डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मूविंग आयरन पीस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए या तो ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल
केवल जो हमारे स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्थिर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि एक स्थायी रूप से जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए जाते हैं वहाँ पर हम ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पर और जो हमारे कहीं पर भी मूव करने वाले, कहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के वेट दिखाई दे रहे हैं, एक W1 दिखाई दे रहा है और एक W2 दिखाई दे रहा है। तो जो W1 है वो बैलेंस वेट है और जो W2 है वो ग्रेविटी कंट्रोल है। ठीक है, तो ये कंट्रोल वेट इसको बोलेंगे W2 को और इसको हम बैलेंस वेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग चेम्बर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पिस्टन है। ठीक है, इसमें हमारा इसके माध्यम से हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग पॉइंटर को प्रदान करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कुछ कंस्ट्रक्शन है। ये आपको पॉइंटर है, ये पॉइंटर है जो डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होकर स्केल पर रीडिंग देता है। ये आपकी स्केल है। ठीक है, जहाँ पर हमें रीडिंग प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो जैसे कि इसमें आपको बताया गया है वर्किंग में, देखिए आप ध्यान देंगे वर्किंग में, वर्किंग ध्यान देंगे कि द करेंट टू बी मेजर्ड इज फ्लो इन द कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मापी जाने वाली करंट को हम इस कॉइल में से फ्लो करते हैं। ठीक है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से आयरन पीस गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंटेड डिफ्लेक्ट ऑन द स्केल। ठीक है, जैसे ही हम मापी जाने वाली करंट को, या हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम सर्किट के साथ में इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं तो हमारे कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से हमारा जो आयरन कोर है, जो अंडाकार आयरन कोर स्पिंडल के लॉन्ग में फिक्स किया जाता है, वो अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर में प्रोड्यूस होता है। मतलब पॉइंटर में डिफ्लेक्शन पैदा होता है और पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर स्केल पर रीडिंग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, जो ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो सेकेंड पॉइंट है ये आपको बताया गया है कि कंट्रोल टॉर्क इज प्रोवाइडेड आइदर बाय कंट्रोल स्प्रिंग और बाय ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर दो प्रकार की कंट्रोलिंग प्रोवाइड की जाती है। एक तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे स्थिर उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पर हम ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर हम स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर डैम्पिंग इज़ प्रोवाइड बाय एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो यहाँ पर हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। डैम्पिंग, आपको पता है कि डैम्पिंग क्या होता है। हमारा जो पॉइंटर होता है वो कुछ समय तक रीडिंग के दौरान कुछ समय तक ऑक्सीलेट करते रहता है, फ्लक्चुएशन उसमें आते रहती है। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो डैम्पिंग जैसे कि 3 प्रकार की होती है, जैसे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। तो यहाँ पर हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द स्केल इज नॉन लीनियर। ठीक है, इसमें जो स्केल होती है वो नॉन लीनियर होती है। नॉन लीनियर स्केल से मतलब है कि जो हमारी स्केल होती है कुछ इस तरह से स्केल होती है। इसमें जो स्लॉट्स कटे होते हैं तो दोनों एंड पे बहुत पास में ये इनके स्लॉट्स होते हैं। फिर यहाँ पर आप बीच में जाओगे दूर दूर होते हैं, फिर इस एंड में भी बहुत पास में इनके स्लॉट्स कटे हुए होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्केल समरूप नहीं होती है, जबकि आपने देखा है
या देखा होगा कि जो PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर हम यूनिफॉर्म स्केल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको जो इसका कंस्ट्रक्शन है ये क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें टॉर्क इक्वेशन देखेंगे या इसमें डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो पैदा हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, या हमारा जो टॉर्क है वो किस प्रकार से यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है FDEF, ये इसका मतलब है डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 मल्टीप्लाई बाई M2। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। ठीक है, तो जो यहाँ पर M1 है ये कॉइल द्वारा फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो हमारा M1 है, M1 ये कॉइल द्वारा फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जो हमारा M2 है ये डिस्क द्वारा फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, एक M1 और एक M2। ठीक है, एक कॉइल द्वारा फॉर्म्ड या स्थापित मैग्नेटिक फील्ड होता है और दूसरा होता है डिस्क द्वारा जो ग्रहण किया गया या जो फॉर्म्ड किया गया मैग्नेटिक फील्ड है, ये M2 है। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा कि जो कि D स्क्वायर है। ये D स्क्वायर, इसको आप ध्यान देंगे, ये D स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इक्वल्स टू M1 मल्टीप्लाई बाई M2 डिवाइड बाई D स्क्वायर। तो यहाँ पर हम D स्क्वायर को, यहाँ पर हमारा जो D है ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। वेयर D इज कांस्टेंट विच इज डिनोट डिस्टेंस बिटवीन टू फील्ड या टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मतलब ये कांस्टेंट होता है जो कि दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच के दूरी को दर्शाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो M1 होता है ये करंट I के प्रोपोर्शनल होता है और M2 भी करंट I के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार से डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। तो मतलब जो हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो करंट I के स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज करता है। ठीक है, जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो हमारे करंट के स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज करता है, इसीलिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये FDEF मतलब डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्लियर है सारी चीज़ें आपको। इसके बाद में हम बात करेंगे एडवांटेजेस। इसके क्या एडवांटेज हैं, जो हमारा MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला आपको दिखाई दे रहा है लो कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है ये लो होती है। ठीक है, ये चीपेस्ट होते हैं, चीप होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे यूज्ड फॉर बोथ AC एंड DC पर्पस। तो AC को भी इससे मेजर किया जा सकता है और DC को भी। यदि आप अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हो और डायरेक्ट करंट क्वांटिटी को भी आप इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके मेजर कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो AC के लिए काफ़ी हाई होती है, हाई एक्यूरेसी फॉर AC। अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये रोबस्ट कंस्ट्रक्शन इसका होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर टॉर्क टू वेट रेशियो इज हाई। ठीक है, और इसमें जो फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है। ठीक है, तो इसका जो टॉर्क टू वेट रेशियो भी अच्छा होता है, हाई होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो जो इसकी स्केल है ये नॉन लीनियर स्केल होती है, इसमें हम नॉन लीनियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें पावर कंजप्शन भी अधिक होता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है एग्जैक्टली I स्क्वायर के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, जिससे हमको जो रीडिंग वो प्रॉपर एक्यूरेट बिल्कुल नहीं मिल पाती है। ठीक है, फिर वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस एरर। तो जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है, जब हम AC को मेजरमेंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है, तो उस कारण से इसमें एरर भी प्रोड्यूस हो जाता है, एरर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशंस हैं। तो हमने इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा MI टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है,
ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि हमने देखा इसमें 2 प्रकार के होते हैं और इस वीडियो लेक्चर में हमने अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आयरन पीस है वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही क्रिएट होता है तो आयरन पीस अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और हमारा डिफ्लेक्शन पैदा करता है जिससे हमारा पॉइंटर मूव करता है। ठीक है, तो हमने इसमें काफ़ी चीज़ों को देखा, जैसे कि इसके एडवांटेजेस, इसके लिमिटेशंस। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे कि हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से होते हैं, कैसे आप पहचानोगे। तो देखो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विजुअल हो रहा है। तो देखो ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इसको पहचानने के लिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो ये यहाँ पर सिंबल बना हुआ है इससे आप पहचान सकते हैं कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सिंबल बना होता है ये, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, मतलब आप इसमें एसी और डीसी दोनों के लिए आप इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। जब भी आप कहीं पर कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम एसी मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही आप किसी सर्किट में उसे कनेक्ट करें। ठीक है, तो यदि आप ये देख लें तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप इसको एसी डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम हमने लिया है। ठीक है, देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये एमआई टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर बताया गया है। इसी प्रकार से एमीटर भी होते हैं जो कि एम्पियर मीटर या एमीटर होते हैं, करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।